हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शान भट्टी एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ आपके साथ कैश फ्लो हेज की अकाउंटिंग के बारे में। तो कैश फ्लो हेज की अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं तो आता है हमारा रिसीवेबल एंड पेबल। एंड रिसीवेबल पेबल जो है वो फेयर वैल्यू हेज में भी आता है। फेयर वैल्यू हेज की अगर मैं बात करूँ तो रिकॉग्नाइज एसेट लायबिलिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं और फर्म कमिटमेंट के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब बसता है हमारा रिसीवेबल पेबल इन केस ऑफ फेयर वैल्यू हेज, रिसीवेबल पेबल इन केस ऑफ कैश फ्लो हेज, और साथ साथ बसता है इसका HPFT। तो इसके बारे में हमारी बात करना बाकी है। तो सबसे पहले जो हम मुद्दा उठाते हैं यहाँ पर, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो अकाउंटिंग फॉर कैश फ्लो हेज के ये थ्योरी नोट्स हैं, बट अभी आपको समझ नहीं आएंगे क्योंकि हमने वाला कॉन्सेप्ट अभी कवर नहीं करा। तो हम जब प्रैक्टिकल इसका एप्लीकेशन देख लेंगे उसके बाद आप ये नोट्स पढ़ेंगे। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा इसका लिंक, तो आप तब पढ़ेंगे इसको, तब समझ आ सकता है आपको। अभी हम डायरेक्टली आते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि रिलेटेड है फेयर वैल्यू हेज, रिसीवेबल एंड पेबल इन केस ऑफ फेयर वैल्यू हेज। तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। फेयर वैल्यू हेज की अकाउंटिंग तो हमें आती है, तो अकाउंटिंग तो चेंज होगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिसीवेबल के केस में कैसे करनी है आपको सारी ट्रीटमेंट वो समझनी है हमने यहाँ पे। आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फटाफट। ए लिमिटेड सोल्ड गुड्स $10,000 ऑन 1/4/2019 व्हेन स्पॉट रेट वाज 63, रियलाइजेशन ऑन 30/9/2019, टुक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल $10,000 ऑन मैच्योरिटी 30/9, कितने में बेचेगा 61.30। डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आज की है 1/4/2019, ऑन 30/6/2019 जो कि रिपोर्टिंग डेट है। स्पॉट रेट वाज 62, फॉरवर्ड रेट टू मैच्योरिटी 30/9 60.70, ऑन 30/9/2019 सेटलमेंट डेट जो कि सेटलमेंट डेट है आपकी, स्पॉट रेट है इस दिन 65। आपको क्या करना है, ए लिमिटेड हैज़ डेजिग्नेटेड इट एज फेयर वैल्यू हेज। है तो रिसीवेबल ना, रिसीवेबल तो कैश फ्लो हेज से भी कर सकते हो, फेयर वैल्यू हेज से भी कर सकते हो। बट पहले हम जो समझेंगे ना वो फेयर वैल्यू हेज की अकाउंटिंग समझते हैं, उसके बाद कैश फ्लो हेज की समझेंगे। अब आप बात करते हैं कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। तो क्वेश्चन में इसने क्या लिखा है कि ए लिमिटेड सोल्ड गुड्स $10,000 के बेचे हैं, $10,000 के, ऑन 1/4/2019 व्हेन स्पॉट रेट वाज 63। तो उस दिन का जो रेट है ना डॉलर का वो था 63 रुपीज़। इसका रियलाइज कब होने हैं, इसको 30/9 को होने, मतलब माल तो आज बेच दिया, पैसे कब मिलेंगे 30/9 को। 30/9 को जो रेट होगा ना सामने वाली पार्टी उतने पैसे देगी। आप आज के लिए देख सकते हो कि हाँ भाई 63 रेट है, बट सामने वाली पार्टी तो कब देखेगी रेट कि उस दिन क्या रेट होगा, 30/9 को देखेगी रेट। जो भी रेट होगा उस हिसाब से इंटू $10,000 करके आपको दे देगी। उसको तो 10,000 देने हैं ना, तो सामने वाली पार्टी तो आपको 30/9 को पेमेंट करेगी, तो उस दिन जो भी रेट होगा आपको उतने पैसे मिल जाएंगे। उसको सामने वाली पार्टी तो आपको सिर्फ डॉलर देने वाली है 10,000। उस दिन क्या रेट होता है उस हिसाब से आपको फायदा या घाटा यहाँ पर हो सकता है। आगे देखते हैं क्या करा इसने। एक तो ये सेल करा गुड्स, टुक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल $10,000 ऑन मैच्योरिटी। अब इसने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ऑप्शन है या फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड है, मतलब इसने बेचना ही पड़ेगा। क्या बेचेगा ये, $10,000 बेचेगा। कब बेचेगा 30/9 को। तो इसने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि ये बेचेगा $10,000 ऑन 30/9, कितने में बेचेगा 61.30। तो इसने किसी पार्टी के साथ एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है कि ये बेचेगा, सामने वाली जैसे ए है तो ये मान लेते हैं सी को ये बेचेगा, कितने बेचेगा $10,000 बेचेगा, और सी से इसको पैसे कितने मिलेंगे 61.30। उस दिन जो भी रेट हो इसको पैसे कितने मिलेंगे 61.30। आगे देखते हैं आज का दिन, जिस दिन डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं इसको 1/4/2019। अब 30 से आती है रिपोर्टिंग डेट, उस दिन स्पॉट रेट दे रखा है, फॉरवर्ड रेट भी दे रखा है, और 30/9 को भी इनका जो है स्पॉट रेट दे रखा है। अब सीधा इस पर आते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे करना है आपको। तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है इसमें कि इन्होंने सामान बेचा है, सोल्ड गुड्स $10,000 के। तो आज सेल की तो एंट्री आएगी ना आज के दिन 1/4/2019 को। क्या लिखोगे, फॉरेन डेटर, क्योंकि जो आपका डेटर है वो आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करने वाला, डेटर की फॉरेन करेंसी है। तो फॉरेन डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल कितने रुपए 6,30,000। आज के दिन का जो रेट है आपका वो क्या है, स्पॉट रेट 63। तो 63 के हिसाब से आपने यहाँ पर बुक कर दी सेल। आपने क्या लिखा, फॉरेन डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल 63। आज का स्पॉट रेट था $10,000 थे, तो आपने 6,30,000 कर दिया यहाँ पर। इस पर इंडिया कौन सा अप्लाई होता है, इंडिया 21 अप्लाई होता है, बट वो AS 11 के जैसा ही है। तो आपने एंट्री क्या करी यहाँ पर, फॉरेन डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। नेक्स्ट आते हैं हम 1/4 को आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया था जिसको आप हेज इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो इसके लिए कोई एंट्री होगी नहीं होगी क्योंकि फॉरवर्ड है ना, कोई पैसे तो आपने पे करे नहीं आज के दिन। आगे आते हैं 30/6 को आपकी रिपोर्टिंग डेट है, आप फेयर वैल्यू हेज की अकाउंटिंग कर रहे हो यहाँ पर। तो फेयर वैल्यू हेज की अकाउंटिंग में आप क्या करते हो, सबसे पहले हेज इंस्ट्रूमेंट को आपको रीवैल्यू करना है। तो हेज इंस्ट्रूमेंट को रीवैल्यू कैसे करते थे, सबसे पहले आप देखते थे ये साइड में कर रखा है, बुक वैल्यू कितनी है इसकी, अभी तक तो कुछ बुक नहीं कर रखा आपने, नील है बुक वैल्यू। फेयर वैल्यू कितनी है इसकी, फेयर वैल्यू कैसे पता लगाओगे, आप यहाँ पर एडवांटेज देखते थे, क्या देखोगे यहाँ पर, आप जिस चीज़ को 61.30 की बेच सकते हो ऑन 30/9, आपके पास तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ना कि आप बेच सकते हो $10,000 को 61.30 में। आज के दिन उस चीज़ की वैल्यू कितनी है 30/6 को। अच्छा, इसमें स्पॉट रेट देखेंगे या फॉरवर्ड रेट देखेंगे, फॉरवर्ड रेट देखेंगे।
बेचना थोड़ी ना आपने आज के दिन इसको। आप तो देखोगे कि फॉरवर्ड रेट 30/9 का क्या है, जिस चीज़ को आप 61.30 में बेच सकते हो उसका आज के दिन फॉरवर्ड रेट क्या है, फॉरवर्ड रेट है 60.70। तो आपको आज के दिन दिख रहा है यार आगे चल के तो इसका रेट कितना होने वाला है 60.70। अच्छा हुआ मैंने तो 61.30 पे पहले ही डील कर रखी है। आज के दिन अगर आप देखें इसका फॉरवर्ड रेट कितना है, फॉरवर्ड रेट है इसका 60.70। तो जिस चीज़ को आप 61.30 में बेच सकते हो 29/9, उसका आज के दिन फॉरवर्ड रेट क्या है 60.70। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 6000 क्या हो जाएगा, आपकी एसेट हो जाएगी। सिंपल चीज़ है, हम पहले भी कर चुके हैं ऐसा कॉन्सेप्ट आया था जहां हमने चर्चा करी थी कि आज के दिन का हमने स्पॉट रेट क्यों नहीं लिया, फॉरवर्ड क्यों लिया। सिंपल चीज़ है ना यार, यहाँ पर आपको आज के दिन पता लग रहा है कि 30/9 को इस चीज़ का क्या प्राइस होने वाला है 60.70। अरे भाई आज के दिन आपको पता है कि जब 30/9 को इतना प्राइस होने वाला है आप 61.30 बेच सकते हो। तो जो 60 पैसे का आपका फ़ायदा हो रहा है ना, तो आपको वो फ़ायदा बुक करना है। कितने का फ़ायदा आपको 6,000 रुपये का। आपने तो कुछ नहीं दिखा रखा फ़ायदा, आपको फेयर वैल्यू पे इसको लेके आना होता है। तो 6,000 पे इसको लेके आना है आपको। क्या एंट्री करोगे, हैज इंस्ट्रूमेंट डेबिट टू P&L जैसे करते आए हम, फेयर वैल्यू हैज हमें आता ही है। नेक्स्ट एंट्री क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर कर देंगे P&L अकाउंट डेबिट टू फॉरेन डेटर। सिंपल सा था, आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या करना है, इसको जो आपका हैज आइटम है जो कि फॉरेन डेटर है उसको रीवैल्यू करना है। रीवैल्यू किसके हिसाब से करोगे, इंड AS 21 इस पर अप्लाई होता है, तो उसके हिसाब से आपको इसको रीवैल्यू करना होगा। तो इंड AS 21 क्या कहता है कि इसकी पहले बुक वैल्यू देखो, बुक वैल्यू कितनी है इसकी 6,24,000। अच्छा ये कैसे आई 624, आपने 630 का तो यहाँ पर डेबिट कर रखा था, उसके बाद आपने यहाँ पर 6,000 से इसको क्रेडिट करा, तो बच्चे कितने आपके 6,24,000 और कुछ एंट्री है नहीं यहाँ पर। तो आपकी बुक वैल्यू कितनी है 6,24,000। अब आपको फेयर वैल्यू देखनी है। अब इंड AS 21 सेज कि आपको इसका स्पॉट रेट पे रीवैल्यू करना है। इसको किस पे करना है, स्पॉट रेट पे। आज के दिन का स्पॉट रेट देखना है आपको इसको। वैसे हमने क्या लिया था, हमने फॉरवर्ड रेट लिया था यहाँ पर 60.70, बट इंड AS 21 क्या कहता है, आपको मानना पड़ेगा क्या लेना है इसमें, स्पॉट रेट लेना है। तो आज इसका स्पॉट रेट क्या 62 है, यहाँ पर हमने देखा था क्वेश्चन में स्पॉट रेट है 62। तो 62 के हिसाब से देखो तो 6,20,000 होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर बुक वैल्यू आपने 6,24,000 दिखा रखी है, इंड AS 21 कह रहा है कि आपका तो 6,20,000 होनी चाहिए, तो 4,000 और आपको घटानी पड़ेगी यहाँ पर वैल्यू। तो आप क्या एंट्री करोगे, यहाँ पर वैल्यू कर दो इसको P&L अकाउंट डेबिट टू फॉरेन डेटर। 4,000 से आपने इसको घटा दिया और आगे बढ़ते हैं। अब आती है डेट 30/9 को आपने फेयर वैल्यू हैज की अकाउंटिंग लगानी है। तो वही 3 स्टेप लगाने हैं आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, रीवैल्यू किसको करेंगे, हैज इंस्ट्रूमेंट को रीवैल्यू करेंगे। हैज इंस्ट्रूमेंट को रीवैल्यू करने के लिए आपको सबसे पहले बुक वैल्यू देखनी पड़ेगी। बुक वैल्यू कितनी है इसकी 6,000 एसेट है। अभी हमने यहाँ पर लिखा था 6,000 हैज इंस्ट्रूमेंट का एसेट फॉर्म में बुक करा था इसको हमने, तो 6,000 तो ऑलरेडी दिखा रखी है। बट इसकी जब आप फेयर वैल्यू देखोगे तो आज के दिन इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, फेयर वैल्यू ऑफ एडवांटेज, मतलब फॉरवर्ड की वजह से आपको कितने का फायदे में चल रहे हो आप। तो आपके पास अधिकार है, आप 61.30 में इसको बेच सकते हो, आज ही के दिन बेच सकते हो। बट इसकी आज के दिन मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट में तो इसका आज का जो रेट है वो है 65। आप जिस चीज़ को 61.30 में बेचने का आपको और बेचना ही पड़ेगा, फॉरवर्ड है ना। आज आप जिस चीज़ को 61.30 में बेचने वाले हो उसका मार्केट में रेट क्या है 65। आपका फायदा हो रहा है, घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि आप मार्केट में रेट 65 है, आप 61.30 का बेचोगे तो घाटा ही होगा ना। तो 61.30 और 65 का जो डिफरेंस आता है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 10,000 से, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 37,000 की लायबिलिटी। तो फेयर वैल्यू ऑफ एडवांटेज आपकी कितनी आ रही है 37,000 नेगेटिव में आ रही है। तो आपको इसको फेयर वैल्यू पे लाना होता है। अभी आपने क्या एक तरह से ये सोचो कि आपने प्लस 6,000 लिखा हुआ है, आपको इसको माइनस 37,000 पे लेके आना है। तो आपको कितने रुपए से एंट्री करनी पड़ेगी फेयर वैल्यू पे लाने के लिए, 43,000 से एंट्री करनी पड़ेगी। तो क्या एंट्री करोगे, P&L अकाउंट डेबिट टू हैज इंस्ट्रूमेंट, 43,000 से रिवैल्यू कर दिया आपने हैज इंस्ट्रूमेंट, और इस हैज इंस्ट्रूमेंट को आप अफेक्ट का दिखाओगे फॉरेन डेटर पे, फॉरेन डेटर डेबिट टू P&L। ये सब बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए बढ़ते हैं। अब आपने ट्रांसफर कर दिया यहाँ पर। अब ट्रांसफर के बाद क्या करना है आपको, रीवैल्यू किसको, रीवैल्यू करना है हैज आइटम को। अब इंड AS 21 क्या कहता है, आप बुक वैल्यू देखो, बुक वैल्यू इसकी देखोगे तो आपकी आएगी 6,63,000 कैलकुलेट करना आती है। अब आपको फेयर वैल्यू देखेंगे तो फेयर वैल्यू आज इसकी कितनी है 65। मार्केट में जो रेट है इसका आज के दिन 65 है, तो 65 के हिसाब से देखो तो 6,50,000 हो गया। आज के दिन हम सेल कर रहे हैं, आज के दिन तो कोई फॉरवर्ड रेट का स्कोप नहीं है ना। अगर आप यहाँ सोचो कि भाई यहाँ फॉरवर्ड रेट क्यों नहीं लिया, ऊपर तो फॉरवर्ड रेट लिया था, अरे वहाँ तो फॉरवर्ड रेट ले सकते थे, यहाँ पर कौन सा फॉरवर्ड रेट लोगे, यहाँ तो स्पॉट रेट ही लेना पड़ेगा। आज के दिन तो आप बेच ही रहे हो इसको। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपने 6,50,000 फेयर वैल्यू कितनी है इसकी 6,50,000, मतलब आपको इसको फेयर वैल्यू पे लाना होगा। आपने 6,63 दिखा रखा है, आपको लाना कितने पे है 650 पे। तो आपको इसको 13,000 रुपये से कम करना पड़ेगा। एंट्री का P&L हिट करोगे तो P&L डेबिट टू फॉरेन डेटर बिंग फॉरेन डेटर रिवैल्यूड, सिंपल सी एंट्री थी।
अब लास्ट में क्या करना है आपको, लास्ट में जो है फॉरेन डेटर को आप रियलाइज़ कर दोगे, पैसा मिल जाएगा आपको। कितना मिलेगा आज के दिन? 65 $10,000 देगा सामने वाला आपको। आज के दिन रेट क्या है? 65 है, तो 65 के हिसाब से आपको कितने रुपए मिल जाएंगे? 6,50,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन डेटर। ये तो मिलने ही थे, ये तो 6,50,000 तो मिलने ही थे। और बाकी बात करते हैं, हेज इंस्ट्रूमेंट भी था आपके पास, तो हेज इंस्ट्रूमेंट को आपको पे करने पड़ेंगे। कितने पे करोगे आप? हेज इंस्ट्रूमेंट डेबिट टू बैंक जितने की आपकी लाइबिलिटी बनती थी उतने आप पे कर दोगे। हेज इंस्ट्रूमेंट डेबिट टू बैंक 37,000। तो नेट, एक बार नेट देखें तो क्या हुआ है आपको यहाँ पर पैसे मिले कितने हैं? 6,50,000 और देने कितने पड़े आपको? 37,000। तो नेट देखें तो 6,13,000 आपकी जेब में आए हैं। आगे देखते हैं इसका कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट रहेगा। तो अगर मैं बात करूँ P&L की अप टू 30/6, तो 30/6 की बात करूँ तो आपका एक्सचेंज लॉस आया था 4,000 रुपये का। भाई फॉरेन एक्सचेंज है ना ये, तो कंपनियां इसको एक्सचेंज लॉस के नाम से लिखती हैं। तो P&L अकाउंट डेबिट टू फॉरेन डेटर में आपने P&L में कितना हिट करा था? 4,000 रुपये का। तो भाई P&L में आपका एक्सचेंज लॉस दिखा दिया यहाँ पर। और आगे बढ़ते हैं, करंट एसेट में आपका ट्रेड रिसीवेबल कितने का आ रहा होगा? 6,20,000 का। और हेज इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करूँ तो अदर फाइनेंशियल एसेट में आता है वो 6,000 आपका हेज इंस्ट्रूमेंट भी आ जाएगा। 30/6 की बात कर रहे हैं हम, 30/6 का यही हिसाब था, हमने पीछे देखा ही था। आगे देखते हैं हम अब SPL 30/9 तक का SPL कैसा बनेगा, 1/7 से लेकर 30/9 तक का। इसमें भी एक्सचेंज लॉस हुआ था आपका 13,000 रुपये का। पीछे देखा था हमने, अपने हेज आइटम को रिवैल्यू कर दिया था, तो 13,000 रुपये वो कम हो गई थी, तो आपने 13,000 का इसका एक्सचेंज लॉस दिखा दिया था और बैलेंस शीट में कुछ बचेगा नहीं। तो ये तो था आपका रिसीवेबल वाला केस थ्रू फेयर वैल्यू हेज। अब इसमें पेबल भी हो सकता है, क्या क्रेडिटर भी आ सकते हैं? क्रेडिटर भी आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें अपोजिट एंट्री हो जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत थोड़ी ना। अगर यहाँ पर आप फॉरेन डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल लिख रहे हो तो उसमें क्या हो जाएगा? परचेज डेबिट टू क्रेडिटर, कोई बड़ी बात थोड़ी ना उसमें। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब बात करते हैं हम कि रिसीवेबल पेबल वाले केस में कैश फ्लो हेज से अगर हम करें इस क्वेश्चन को, क्योंकि उससे भी कर सकते हैं, तो उस तरीके उसमें आप क्या करेंगे। तो अब मैं अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो करता हूँ, बात करते हैं कैश फ्लो हेज के बारे में। लेकिन इससे पहले हमने डेरिवेटिव पढ़ा था एक, ठीक है जी। तो डेरिवेटिव का जो हिट आता था हर बार, वो तो कहता ही था कि FVTPL P&L में ही जाएगा, चाहे वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो चाहे फाइनेंशियल एसेट हो, वो तो कहता ही था कि भाई P&L में हिट जाएगा। फ्यूचर हो, फॉरवर्ड हो, ऑप्शन हो, तो हर बार वो क्या कहता था कि P&L में हिट जाएगा इसका। फिर आता था हमारा फेयर वैल्यू हेज। तो फेयर वैल्यू हेज में हमने क्या देखा था कि अगर वो फॉरवर्ड होता है या फिर आपका ऑप्शन होता है या फिर फ्यूचर्स होता है, तो इसको आप क्या करते थे? ट्रांसफ़र कर देते थे हेज आइटम में। भाई जब आप इसको रीवैल्यू करते थे हेज इंस्ट्रूमेंट को स्टेप 1 में, तब आप इसको क्या करते थे? P&L डेबिट टू हेज इंस्ट्रूमेंट, और उस P&L को कहाँ डालते थे? हेज आइटम में जाता था वाला P&L। तो यही तो कह रहे हैं, ट्रांसफ़र कर देते थे आप इसको हेज आइटम में, और बाद में जाके ये P&L के थ्रू रीवैल्यू हो जाता था। भाई स्टेप 3 में क्या करते थे आप? उसको रीवैल्यू करते थे, और किसके थ्रू करते थे? P&L के थ्रू करते थे। बाकी इसमें एक एक्सेप्शन भी थी, FBT OCI, वहाँ पर आप OCI हर जगह लिखते थे, OCI रिजर्व। तो हर रिपोर्टिंग डेट पे आपको करते थे, रिपोर्टिंग डेट पे भी और सेटलमेंट डेट पे भी। आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है कैश फ्लो हेज की। तो कैश फ्लो हेज का ऐसा हिसाब है कि आप इसका जो भी हिट रहेगा, चाहे वो फॉरवर्ड का रहे, चाहे वो फ्यूचर का रहे, चाहे वो ऑप्शन का रहे, क्या एक्सेट्रा किसी भी चीज़ का रहे, तो उसका हिट जो है वो P&L में नहीं जाएगा। जैसे वहाँ पर भी P&L में जा रहा था, वहाँ पर भी ये लास्ट में P&L में ही जा रहा था। बट अगर मैं कैश फ्लो हेज की बात करता हूँ, तो कैश फ्लो हेज का जो हिट आएगा ना, वो P&L में नहीं आएगा डायरेक्टली, वो किस में जाएगा? वो OCI में जाएगा। अब OCI याद है आपको, जब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, लास्ट में आता है ना OCI, आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड, आइटम्स दैट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। तो ये क्या कहता है? CFH में आपका जो भी हिट डालना है आपने, वो उस हिट को कहाँ डालना है? OCI में। अब एक चीज़ तो कर दी आपने, ट्रांसफ़र कर दिया OCI। अब हो रहा क्या है कि आप हर बार अब इसको OCI में डाल रहे हो, तो OCI में डालेंगे तो अब आगे क्या होगा इसका? ये एक्यूमुलेट होता जाएगा। जो भी, अरे आप हर बार P&L की जगह इसको OCI में डालोगे तो एक्यूमुलेट होता जाएगा ना, OCI में इकट्ठा होता जाएगा। तो अगर मैं P&L की बात करूं, तो आप P&L जब बनाओगे तो लास्ट में आता है आपका OCI रिजर्व, आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड। तो OCI में जब दिखाओगे तो उसमें आएगा आइटम्स दैट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड कैन बी रिसाइकल्ड। एक तो अमाउंट वहाँ आ जाएगा, ये तो हो गई P&L की बात। और जब आपने इसको OCI में डाला है तो आपको इसको सोकी में भी तो दिखाना पड़ेगा। तो आपका जो सोकी बनेगा उसमें एक नाम आता है आपका CFH रिजर्व, कैश फ्लो हेज रिजर्व। तो कैश फ्लो हेज के रिजर्व के नाम से ये सोकी में आपका अमाउंट जाएगा सारा। तो मैं आपको सोकी दिखाता हूँ कैसे बनता था सोकी। आप यहाँ पर ऐसे सोकी बनाते थे, फॉर्मेट है सोकी का, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब इसमें क्या करना है, आपका रिजर्व एंड सरप्लस है, रिटेन्ड अर्निंग, जनरल रिजर्व। अब यहाँ पर लास्ट में जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर OCI आइटम आती है। तो OCI में ही ना, तो ये क्या बोल रहा है? CFH रिजर्व के नाम से बनेगा। यहाँ पर बनेगा एक कैश फ्लो हेज रिजर्व। तो जो पैसा आप OCI में डालोगे वो यहाँ सोकी में भी आएगा कैश फ्लो हेज रिजर्व के अंडर, ठीक है जी। यहाँ पर वो एक्यूमुलेट होता रहेगा। अब आगे कह रहे हैं, अब यहाँ पर आपने एक्यूमुलेट कर दिया, सारा पैसा आपने
पहली चीज़ तो ओसीआई में डाला, और ओसीआई वाला जो पैसा था पीएनएल में तो आपका वहाँ ही जाएगा, और साथ साथ सोकी में भी आएगा। सोकी में किस नाम से आएगा, कैश फ्लो हेज रिजर्व के अंडर आ जाएगा आपका। ये सबसे ऊपर ओसीआई आइटम आता है आपका। अगर सोकी की बात करूँ उसके अंदर क्या लिखोगे आप, कैश फ्लो हेज रिजर्व, और अमाउंट आपका वहाँ पर एक्यूमुलेट होता रहेगा। अच्छा, ये तो बात हो गई आपकी कि आपने सारा का सारा जो पैसा है वो ओसीआई में डालना है, ठीक है। अब इसमें जो है ना रिपोर्टिंग डेट पे, जैसे आप यहाँ पर हर रिपोर्टिंग डेट पे इसका करते थे, यहाँ पर हर रिपोर्टिंग डेट पे इसको नहीं करना। इसका सिर्फ और सिर्फ जो होना है वो सेटलमेंट डेट पे होना है। जैसे यहाँ पर आपने हर रिपोर्टिंग डेट पे इसको ट्रांसफर कर दिया था हेज आइटम पे, यहाँ पर नहीं करेंगे हमारे रिपोर्टिंग डेट पे ट्रांसफर। यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट डेट पे आप इसको क्या करेंगे, जब सेटलमेंट डेट आएगी तो आप इसको ओसीआई से रिसाइकल कर देंगे, वापिस आ जाएगा ये पीएनएल में। तो लास्ट में सीधा सेटलमेंट डेट पर डायरेक्टली जा रहा है। वहाँ तो आप हर रिपोर्टिंग डेट पे उसको पीएनएल में डाल रहे थे ना, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, सीधा का सीधा सेटलमेंट डेट पर डायरेक्टली जो है रिसाइकल होकर ये ऊपर चला जाएगा पीएनएल में। अच्छा, अगर ये अदर वाला केस है तो पीएनएल में चला जाएगा रिसाइकल होके। लेकिन अगर आपने ये जो पैसा ये कोई एसेट बाय करने के लिए रखा हुआ है, जैसे हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजेक्शन होती है, जो कि आपने मान लेते हैं ये पैसा जो है कि एसेट को बाय करने के लिए रखा हुआ है, तो आप इस एसेट को ट्रांसफर कर दोगे, इस अमाउंट को उस एसेट में ट्रांसफर कर दोगे। आज वाली क्लास में हमारा मेन मुद्दा ये नहीं है, हमारा मेन मुद्दा ये है कि अदर वाला जो केस है इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बट इंपॉर्टेंट जो है वो ये है आज की क्लास के लिए कि अदर वाला केस हो तो आप पीएनएल में इसको रिसाइकल कर देते हैं। तो एक बात समझ आती है कैश फ्लो हेज में कि जो भी चीज़ को आप रीवैल्यू करोगे वो पीएनएल में नहीं जाएगा डायरेक्टली, वो जाएगा कहाँ पर, ओसीआई में जाएगा। और ओसीआई में जाएगा तो सोकी में भी आएगा। सोकी में किस नाम से आएगा, कैश फ्लो हेज रिजर्व के नाम से आएगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठाते हैं, वहाँ से हमें ये वाला बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। आइए देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या है। तो सबसे पहले इसको हम रीड कर लेते हैं जल्दी से, देखते हैं क्या है इस एग्जाम्पल में। ऑन 1/4/2019 जो कि डेट ऑफ सेल है आपकी, $10,000 आपने सेल करा $10,000 में। स्पॉट रेट है आपका 67 आज के दिन का जो रेट है। रियलाइजेशन होनी है इसकी 30/9/2019 को। तो आज के दिन आपने सेल करी है, पैसे मिलेंगे 30/9/2019 को। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी करा आपने आज के दिन पे, जो कि एक्सपायर होगा 30/9 को। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए करा है, टू सेल, सेम ही लगभग एग्जाम्पल है जो पहले वाला लिया था हमने। कितने का, $10,000 का ही था। $10,000 की सेल करी है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी $10,000 का ही है, तो परफेक्ट है। तो 65.20 का आपने यहाँ पर सौदा करा है। आगे कहता है कि रिपोर्टिंग डेटा आपकी 30 से, स्पॉट रेट है आपका आज के दिन 65 एंड फॉरवर्ड रेट है 62.90। सेटलमेंट डेटा आपकी 30/9, 70 रुपये, उस दिन 70 रुपये रेट है। और आपको जनरलाइज करना है फेयर वैल्यू हेज के लिए भी, कैश फ्लो हेज के लिए भी। तो सबसे पहले ना फेयर वैल्यू हेज का अभी हमने एक एग्जाम्पल किया ही था, ये वाला एग्जाम्पल भी पहले फेयर वैल्यू हेज के थ्रू कर लेते हैं। तो जल्दी से करते हैं फेयर वैल्यू हेज वाला, क्योंकि ये तो हमें आता है। तो आइए देखते हैं क्या रहती है इसकी ट्रीटमेंट। तो अगर मैं बात करूं फेयर वैल्यू हेज की, सबसे पहले दिन आपने सामान बेचा तो क्या एंट्री करी होगी, फॉरेन डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 6,70,000 आया, क्योंकि उस दिन का जो स्पॉट रेट था वो 67 था। तो 67 इंटू 10,000 आपने करा, तो आपने यहाँ पर सेल बुक कर दी। आगे देखते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल करा, कोई प्रीमियम वगैरह में कुछ पे करा क्या, कोई प्रीमियम नहीं पे करा, तो कोई एंट्री नहीं होगी यहाँ पर। आगे देखते हैं क्या है, 30/6/2019 डेट आती है, 30/6/2019 को आपको इसको रीवैल्यू करना पड़ेगा। रीवैल्यू किसको करोगे, हेज इंस्ट्रूमेंट को रीवैल्यू करोगे। तो बुक वैल्यू क्या आज के दिन, तो आपने इसको अभी तक तो कोई एंट्री करी नहीं, तो बुक वैल्यू तो नहीं ली आएगी। अब फेयर वैल्यू किसकी निकालनी है, फेयर वैल्यू ऑफ एडवांटेज निकालनी है। आपने फॉरवर्ड ले रखे कि आप इस चीज़ को 30/9 को बेचोगे कितने का, 65.20 का, और 30/6 को आप इसी चीज़ का फॉरवर्ड रेट देखो तो है 62.90। कौन सा रेट कहा मैंने, फॉरवर्ड रेट देखना है आपको। तो फॉरवर्ड रेट क्या है, 62.90। जिस चीज़ को आप 65.20 में बेचने वाले हो उसका आज का रेट क्या है, 62.90। तो आप तो फायदे में चल रहे हो। तो आपका फेयर वैल्यू ऑफ एडवांटेज क्या है, यूँ फेयर वैल्यू कितना है आपका 23,000। तो आपने तो नील दिखा रखा है, 23 दिखाना चाहिए आपको। तो क्या करोगे, हेज इंस्ट्रूमेंट को डेबिट कर दोगे, हेज इंस्ट्रूमेंट डेबिट टू पीएनएल। अब जो पीएनएल में आया ना, अब पीएनएल को आप कहाँ डाल देते हैं, हेज ट्रांसफर कर देते हैं हेज आइटम में। तो पीएनएल डेबिट टू फॉरेन डेटर आपने यहाँ पर डाल दिया था। इसके बाद आप रीवैल्यू करते थे, रीवैल्यू किसको, हेज आइटम को रीवैल्यू करते थे। कौन से, इंडिया के हिसाब से, इंडिया 21 के हिसाब से। तो आज के दिन इसकी बुक वैल्यू कितनी है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 6,47,000 है। और इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 6,50,000 है। मार्केट में रेट कितना है आज के दिन, मार्केट में जो रेट है 65 है। आप यहाँ देख सकते हैं स्पॉट रेट कितना है इसका। मैं 21 के हिसाब से जब इसको रीवैल्यू कर रहा हूँ तो इंडेस 21 कहता है कि आपने स्पॉट रेट के हिसाब से रीवैल्यू करना है। ऊपर मैंने हेज इंस्ट्रूमेंट को जब रीवैल्यू कर रहा था तो फॉरवर्ड रेट लिया था, लेकिन जब मैं हेज आइटम को रीवैल्यू कर रहा हूँ तो इंडेस 21 अप्लाई होता है। इंडेस 21 अप्लाई होगा तो आपको स्पॉट रेट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्पॉट रेट के हिसाब से आप इसको जब रीवैल्यू करते हैं तो आपका बुक वैल्यू इतना और फेयर वैल्यू आपका 650 आता है। तो फेयर वैल्यू क्या कह रही है, आपको 650 दिखाना चाहिए, आप तो 647 दिखा रहे हो, तो 3,000 बढ़ा दो। फॉरेन डेटर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल 3,000 आपने यहाँ पर एंट्री कर दी। आगे बढ़ते हैं। अब इसी साल का एंड आ गया, इस साल का एंड आ गया, तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इसका पीएनएल और बैलेंस शीट में क्या कैसे एंट्री रहेगी। तो आपका एक एक्सचेंज गेन दिखाओगे, आप अदर एक्सपेंस में दिखा रहे हो ना, इसलिए आपने ब्रैकेट लगा रखी है। तो एक्सचेंज गेन कितना हुआ आपको, 3,000 रुपये का एक्सचेंज गेन दिखाया आपने।
एक्सचेंज गेन कौन सा होता है? एक्सचेंज गेन ये जो अभी आपने ऊपर बुक करा है, यहाँ पर P&L के थ्रू बुक करा है ना, ऊपर वाला P&L तो आपका कट गया ना, डेबिट और क्रेडिट दोनों चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर आपका एक P&L पड़ा हुआ है, तो P&L में क्या पड़ा हुआ है? एक्सचेंज गेन पड़ा हुआ है। तो आपका यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है? एक्सचेंज गेन पड़ा हुआ है, तो एक्सचेंज आपने यहाँ पर बुक कर दिया। अब बैलेंस शीट की बात करूँ मैं, तो करंट एसेट में आएगा ट्रेड रिसीवेबल 6,50,000 आपने स्टार्टिंग में बुक कितने करे थे? 670 के। उसके बाद आपने यहाँ पर इसको घटाया भी था हमने 23,000 रुपये से, और यहाँ पर इसको बढ़ाया भी था 3,000 रुपये से। तो नेट इफेक्ट देखिए तो 6,50,000 आपके लेने बनते हैं। और हेज इंस्ट्रूमेंट से भी आपका ये भी एसेट है, आपका अदर फाइनेंशियल एसेट में आएगा, लेकिन ये वो फाइनेंशियल एसेट है, ये अदर फाइनेंशियल एसेट है। कितने रुपए आएंगे? 23,000 रुपये। अभी आपने यहाँ पर हेज इंस्ट्रूमेंट दिखाया था 23,000 रुपये का, वही यहाँ पर आपने बुक कर दिया। अब नेक्स्ट डेट जो आती है आपकी वो है 30/9, जिस दिन आपका सेटलमेंट हुआ है। तो इस दिन वही 3 स्टेप लगाने पड़ेंगे। पेपर में मत लिख के आना ये 1 2 3, यहाँ तो पेपर में तो सिर्फ जनरल एंट्री लिखनी है। अब ये तो सिर्फ समझने के लिए था कि 3 स्टेप लगते हैं इस पर। अब बुक वैल्यू कितनी है आज के दिन इस एसेट की? हमने अभी दिखाया था बैलेंस शीट में कितनी थी? 23,000 रुपये एसेट। आज के दिन की फेयर वैल्यू देखें तो आप इस चीज़ को आज के दिन कितने का बेच सकते हो? 65.20 का। लेकिन मार्केट में वैल्यू कितनी है? मार्केट में तो ये 70 का है। आज आप कितने का बेच सकते हो? क्या आप बेचोगे ही? फॉरवर्ड ले रखा है आपने 65.20 का बेचोगे, लेकिन मार्केट में कितने का बिक रहा है? जो चीज़ 70 रुपये की बिक रही है आप उसको 65.20 का बेच रहे हो, तो फायदा या घाटा? घाटा। तो लाइबिलिटी आपकी 48,000, तो आपको तो लाइबिलिटी दिखानी चाहिए थी 48,000 की, आप तो एसेट दिखाए बैठे हो। तो आपको इसको फेयर वैल्यू पे लाना है। एक तरह से आप इसको प्लस 23,000 से माइनस 48,000 पे लेके आना चाहते हो, तो क्या करोगे? 71,000 की एंट्री करनी पड़ेगी। P&L डेबिट टू हेज इंस्ट्रूमेंट 71,000। अब इसको ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर क्या कर देंगे? फॉरेन डेटर में। फॉरेन डेटर डेबिट P&L 71,000। लास्ट में क्या करोगे? हेज आइटम जो है आप उसको रिवैल्यू कर दोगे। रिवैल्यू करने के लिए इंड AS 21, इंड AS 21 में आपको बुक वैल्यू देखनी है और फेयर वैल्यू देखनी है। बुक वैल्यू 7,21,000 और फेयर वैल्यू कितनी है इसकी? फेयर वैल्यू पीछे देख लेते हैं। 70 रुपये रेट है इसका, तो फेयर वैल्यू कितनी होगी? 10,000 इंटू 70, 7 लाख। तो इंड AS 21 क्या कहता है? आपको 7 लाख दिखाना चाहिए। आप कितने दिखाए बैठे हो इसको? 7,21,000। तो कितने से कम करना है? 21,000 से। एक कम कैसे करोगे? क्रेडिट करके। P&L अकाउंट डेबिट टू फॉरेन डेटर 21,000 से आपने इसको क्रेडिट करके रिवैल्यू कर दिया। तो हमें पहले से आता था फेयर वैल्यू हेज। अब हम मुद्दे की बात करते हैं जो कि आपका कैश फ्लो हेज का कैसे आपने अकाउंटिंग करनी है। यहाँ पे कि अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि फेयर वैल्यू हेज लगा रहे हो, कैश फ्लो हेज लगा रहे हो, दोनों का नेट रिजल्ट तो सेम आएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में इनका डिफरेंस है। तो वो वही चीज़ समझनी है हमने। तो क्वेश्चन तो हमारा सेम है, सिर्फ और सिर्फ हमने किससे करना है इसको? कैश फ्लो हेज अकाउंटिंग लगानी है हमने यहाँ पर। तो कैश फ्लो हेज अकाउंटिंग का थोड़ा चीज़ तो हमने पीछे समझ लिया है, बट यहाँ पर थोड़ी सी एक और चीज़ समझाने जा रहा हूँ मैं। अब इसमें एक नई बात आती है, पहले उसको समझते हैं फिर हम क्वेश्चन को करेंगे आगे। अच्छा देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करना है हमने। अब कैश फ्लो हेज लगा रहे हो आप, सेल की एंट्री तो सेम ही रहेगी ना, सेल की एंट्री तो वही है आपका। फॉरेन डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, ये तो इंड AS 21 में आपका यही एंट्री करनी है आपको, जैसे वहाँ करी थी वैसे यहाँ पर। और ये कंपैरिजन कर रहे हैं हम साथ साथ इसका। फेयर वैल्यू हेज में भी यही एंट्री करती है, यहाँ पर भी यही एंट्री होगी। अच्छा आगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल करा था आपने, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की कोई एंट्री करती है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर भी नहीं होगी कोई ऐसी, आपने पेमेंट तो करी नहीं है, तो यहाँ पर भी कोई एंट्री नहीं होनी। बट इसमें बात ये आती है कि आज के दिन इसका स्पॉट रेट कितना है? वैसे स्पॉट रेट है इसका 67, ठीक है। आज के दिन आपने $10,000 में सामान को बेचा है। आज के दिन आपने रेट तो देखा ना, इसका रेट कितना है आपका? 67। और आपने साथ ही साथ फॉरवर्ड कर दिया। फॉरवर्ड कितने का करा? फॉरवर्ड करा कि 65.20। हो रहा क्या है कि आपने यहाँ पर सामान बेचा है, सामान बेचा, आपको पैसे कब मिलने हैं? 30/9/2019 को। 30/9/2019 को आपके पास डॉलर आ जाएंगे 10,000। और उसी दिन का आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी कर रखा है कि आप बेच दोगे इन्हीं डॉलर को। कितने डॉलर बेचोगे? सेम $10,000 बेचोगे। कितने में? 65.20। अरे यहाँ तो साफ साफ लॉस नजर आ रहा है। 67 का आप स्पॉट रेट आज का है, आपने आज इसको माल को सेल करा है और आप रिकॉर्ड भी कर रहे हो इसको 6,70,000 रुपये का। नीचे दिखा रहे हो कि मैंने सेल करी है 6,70,000, लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आप 65.20 पे कर रहे हो। तो अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 65.20 पे कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं मन में इसका लॉस बुक कर रहे हो। लॉस कितना है इसका? 1.80 का लॉस दिख रहा है आपको यहाँ पर। 65.20 में आप इन्हीं डॉलर को बेचने वाले हो, जो इनका आज स्पॉट रेट है 67। तो 1.80 का तो आपका मन में लॉस हो गया। तो ये जो मनी मन वाला लॉस है ना, ये जो है आपका 18,000 रुपये का, इसको आप कहते हो फॉरवर्ड पॉइंट प्रीमियम। और इसकी अमोटाइजेशन होती है, जो 18,000 रुपये है ना फॉरवर्ड पॉइंट प्रीमियम के, ये अमोटाइज हो जाएंगे कहाँ पर? इन P&L थ्रू OCI ऑन SLM बेसिस। अभी प्रैक्टिकल हम समझेंगे तभी हमें अच्छे से समझ आएगा। अभी के लिए ये है कि इसमें जो 18,000 रुपये आपके यहाँ पर आए हैं, इसको आपको अमोटाइज करना है। अमोटाइज किससे करोगे? लॉस है ना आपका ये, तो लॉस किस चीज़ से अमोटाइज कर सकते हो? इसको P&L के थ्रू अमोटाइज करोगे। बट आपने P&L को डेबिट करा, लेकिन क्रेडिट भी तो करना पड़ेगा ना किस चीज़ को? तो क्रेडिट किस चीज़ को करोगे? OCI को क्रेडिट करोगे। तो OCI को क्रेडिट करोगे तो OCI में चला जाएगा। OCI में जाएगा तो दैट मीन SOCI में भी जाएगा। SOCI में जाएगा तो एक किसके अंडर आएगा? कैश फ्लो हेज रिजर्व के अंडर आ जाएगा। एंड इसको स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से आपने अमोटाइज करना है। बट इसमें बात आती है, अब पेपर में तो नहीं लिख सकते ना ये मनी मन लॉस हमारा, हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? फॉरवर्ड पॉइंट प्रीमियम का लॉस।
ये बोल सकता हूँ क्या मैं, एक कॉस्ट ऑफ हेजिंग है। जैसे हम इंश्योरेंस लेते हैं तो उस पर प्रीमियम होता है, हमारा इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं, वो हमारी कॉस्ट होती है। तो यहाँ पर भी जो आपने प्रीमियम पे करा आपका एक तरह से कॉस्ट है, तो इसको क्या कहते हैं हम, फॉरवर्ड पॉइंट प्रीमियम। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं कि इसका एक्चुअल में अब जब आप प्रैक्टिकल इम्प्लाई करते हो तो तभी आपको समझ आ पाएगा कि इसका कैसे करना है। तो 6 महीने है टोटल, आपने 1/4 को कॉन्ट्रैक्ट करा है और आपका 30/9 को सेटलमेंट होनी है। तो इन दोनों का जो आपने डिफरेंस निकाला है 18,000, तो उसको आपने टोटल 6 महीने में अमोर्टाइज करना है टोटल। अब आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फॉरवर्ड पॉइंट प्रीमियम ऑन डिस्काउंट। तो इसको करते कैसे हम, एक तो हमने स्पॉट रेट देखा, आज का स्पॉट रेट देखना है 67 है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल कितने में करा है 65.20, तो आपके लिए फॉरवर्ड पॉइंट प्रीमियम कितना हो गया 1.8 इंटू 10,000, तो आपका ये हो गया टोटल 18,000 रुपये। 18,000 को आपने 6 महीने है टोटल आपके। तो पहला आपका रिपोर्टिंग डेट कौन सी है, 30/6 को। अभी हम 30/6 पे आ गए ना, तो 30/6 की एंट्री करनी है। 1/4 की तो यही वाली एंट्री होनी थी, 2 ये हम कर चुके हैं। अब आ गए हम 30/6 पे। 30/6 पे क्या एंट्री करोगे आप, तो 30/6 पे आप इसको 18,000 रुपये, 18,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 3, तो 3 महीने का आप यहाँ पर एंट्री करनी है आपको। अच्छा, अगर इसका उल्टा होता तो यहाँ 67 है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा होता तो इसकी अपोजिट एंट्री करते, जो भी एंट्री करने वाले हैं हम उसकी अपोजिट एंट्री हो जाती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर 1/4 को तो कोई एंट्री नहीं होगी, 1/4 की नो एंट्री लिखने के बाद आपको क्या करना है, 6 मंथ पीरियड में अमोर्टाइजेशन वाली एंट्री करनी है। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे आप, तो 9,000 पे आपको यहाँ पर फॉरवर्ड पॉइंट प्रीमियम को अमोर्टाइज करना है इस बार। तो अमोर्टाइजेशन आपने देखा था, अमोर्टाइजेशन कहाँ से होगी, इन P&L। इन P&L तो P&L को तो डेबिट कर दोगे, लेकिन क्रेडिट किसको करोगे, क्रेडिट किसको करोगे, OCI को। तो P&L अकाउंट डेबिट टू OCI, OCI को आपने यहाँ पर डालना है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, कैश फ्लो हेज रिजर्व की अकाउंटिंग कर रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं हम, आपने यहाँ पर इसको राइट ऑफ कर दिया। एक चीज़ तो ये हो गई कि आपको स्टार्टिंग में मनी मन लॉस दिख रहा था कि भाई मेरा 18,000 का लॉस है, तो आपने उसको 6 महीने टोटल थे, 3 महीने पहले 3 महीने का देखे तो 9,000 बनता है, तो आपने उसको इंडियस हमारा कहता है कि आपने अमोर्टाइज करना है इन P&L थ्रू OCI, और आपने उसको SLM बेसिस पे इसको यहाँ पर राइट ऑफ कर दिया। आगे आते हैं हम, 30/6 डेट चल रही है हमारी, ये नई चीज़ थी इसलिए रेड में लिखी हुई है, बाकी चीज़ तो जो रेड में नहीं है वो आपके लिए नॉर्मल है। कैसे, अब 30/6 को आप क्या करते थे, इंस्ट्रूमेंट को रिवैल्यू करते थे, यहाँ पर भी रिवैल्यू करेंगे। रिवैल्यू कैसे करेंगे, जैसे आपने यहाँ पर किया है इसका 30/6 का बुक वैल्यू देखी, फेयर वैल्यू देखी, तो आपने क्या करा भाई 23,000 है, तो आपने एंट्री करी हेज इंस्ट्रूमेंट डेबिट टू P&L। यहाँ पर भी यही एंट्री करनी है, बट यहाँ पर P&L की जगह क्या लिखेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ यही फर्क है, यहाँ पर आपका आएगा OCI, क्योंकि हमने बात करी ना, इसको आप सीधा P&L में नहीं डालना, आपको इसको OCI में एक्यूमुलेट करना है, तो आप यहाँ पर इसको OCI में डाल देंगे। तो बीइंग हेज इंस्ट्रूमेंट रिवैल्यूड, वहाँ पर होता तो P&L में, और P&L से कहाँ जाता है वो फॉरेन डेटर में, बट यहाँ पर हमने बात करी कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता। और दूसरी चीज़, आप इसको ट्रांसफर करने, यहाँ पर कोई ट्रांसफर एंट्री नहीं करनी है आपने, ये ध्यान रखना है, ट्रांसफर एंट्री नहीं होगी यहाँ पर। आगे आते हैं हम, 30/6 को आपकी तीसरी एंट्री भी होती थी, जो कि इंडेस 21 के हिसाब से वो आपको देखना पड़ेगा। आज के दिन इसकी बुक वैल्यू कितनी है, 6,70,000। अच्छा, यहाँ पर तो 647 आ रही थी, लेकिन यहाँ 670 आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो आप इसको जैसे 23,000 का आपका यहाँ पर लॉस था, तो डायरेक्टली आप P&L के थ्रू यहाँ पर दिखा देते थे, आपका यहाँ पर बुक वैल्यू कम हो जाती थी ना इसको क्रेडिट करने की वजह से। तो यहाँ तो आपने कोई ट्रांसफर करा नहीं है, तो बुक वैल्यू तो उतनी ही रहेगी आपकी, 6,70,000 जितनी स्टार्टिंग में थी उतनी ही बुक वैल्यू है यहाँ पर। बट फेयर वैल्यू कितनी रहेगी, वो मार्केट रेट का स्पॉट रेट देखना पड़ेगा, हमें पता है इंडेस 21 कहता है स्पॉट रेट। देखो स्पॉट रेट क्या है, 65, तो 6,50,000 हो गया। फेयर वैल्यू पे दिखाना चाहिए था, आपने कितना दिखा रखा है, 670, आपको दिखाना चाहिए था 650, तो आपको इसको 20,000 रुपये से वैल्यू कम करनी पड़ेगी। वैल्यू कम करने के लिए इसको आप क्रेडिट कर दोगे टू फॉरेन डेटर, लेकिन डेबिट भी तो करना पड़ेगा ना किसी चीज़ को, तो किसको करोगे, अभी तक तो आप P&L को करते थे, लेकिन इस केस में आप किसको करोगे, OCI को डेबिट करोगे। तो ये तो आपका हो गया 30/6 का समाप्त, एंट्री खत्म। अब स्टेटमेंट ऑफ P&L में क्या रहेगा ये देखने की बात है। स्टेटमेंट ऑफ P&L में एक तो आप एक्सचेंज डिफरेंस लिख लो, या फिर आप फॉरवर्ड पॉइंट अमोर्टाइज लिख दो। कंपनियां इसको एक्सचेंज डिफरेंस के नाम से भी बोलती हैं, आप फॉरवर्ड पॉइंट अमोर्टाइज भी लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना अमाउंट आ जाएगा, 9,000। यहाँ पर आपका फॉरवर्ड पॉइंट प्रीमियम कितना था, 9,000। बस P&L में आपने यही तो एंट्री दिखाई है, और कोई तो एंट्री P&L में दिखाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यही एंट्री P&L में, तो P&L में आ जाएगा। और साथ ही साथ आपका OCI आइटम दैट कैन बी रिसाइकल्ड, रिसाइकलेबल आइटम है, कितना आ जाएगा OCI का बैलेंस। OCI का आपको देखना पड़ेगा, एक तो आपने यहाँ 9,000 क्रेडिट कर रखा है, फिर उसके बाद 23,000 यहाँ क्रेडिट कर रखा है, और आपने यहाँ पर 20,000 से डेबिट कर रखा है, तो नेट देखोगे तो 12,000, तो 12,000 पे आपको यहाँ दिखाने पड़ेंगे OCI आइटम में दैट कैन बी रिसाइकल्ड। तो ये तो हो गई बात P&L की। अब SOCI भी है, SOCI में क्या आएगा, कैश फ्लो हेज रिजर्व। कैश फ्लो हेज रिजर्व में आपका क्या आएगा, जो आपने इस साल क्रिएट करा, क्रिएट कितना करा है, 12,000 रुपये का, 12,000 रुपये आप SOCI में दिखा देंगे। सिंपल सी चीज़ थी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इतना OCI आपने इस साल इतना OCI में डाला था, तो OCI में डालना तो आपको SPL का आ गया, वो स्टेटमेंट ऑफ P&L में दिखा दिया ना आपने, साथ ही साथ इसको SOCI में भी तो दिखाओगे, तो जितना OCI में आएगा उतना ही आप यहाँ पर दिखाओगे कैश फ्लो हेज रिजर्व के अंडर।
स्टार्टिंग में मैंने दिखाया भी था कि आपको ओसीआई आइटम, आप सोकी बनाते हो उसमें ओसीआई आइटम आता है, उसके अंदर कैश फ्लो हेज रिजर्व आता है, उसके अंदर आप वाला अमाउंट लिखते हो। आगे बढ़ते हैं, बैलेंस शीट भी है इस डेट की। बैलेंस शीट में एक चीज़ तो आएगी आपकी अदर इक्विटी। अदर इक्विटी क्या, 12,000 कहाँ से आया है, यही वाला है अदर इक्विटी आपका। ये जो 12,000 रुपये क्रिएट हुआ है तो ये आपका रिजर्व है ना, तो ये आपका कहाँ जाएगा, रिजर्व है तो आपका अदर इक्विटी में आ जाएगा। अदर इक्विटी में 12,000। ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं आपके, 650 और हेज इंस्ट्रूमेंट है 23,000 का। ये तो पीछे से आप आराम से देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम आते हैं 30/9 को। 30/9 को जो कि सेटलमेंट डेट है हमारी, उस दिन भी आपको फॉरवर्ड पॉइंट प्रीमियम अमोटाइज करना पड़ेगा। 9,000 टोटल 18,000 था, 9,000 आप ऑलरेडी अमोटाइज कर चुके हो, 9,000 और अमोटाइज करना है। तो यहाँ पर आपने क्या एंट्री करोगे, P&L को तो डेबिट करोगे, अमोटाइज करना है क्योंकि आपको खर्चा बुक करना है एक तरह से। तो आपने P&L डेबिट करा, बट क्रेडिट भी तो करना पड़ेगा किस चीज़ को, तो उससे एक क्रेडिट कर दोगे। आगे आते हैं, अब हेज इंस्ट्रूमेंट है, हेज इंस्ट्रूमेंट को रिवैल्यू करते थे, 3 स्टेप लगाने हैं आपको, 30/9 है, 3 स्टेप लगाने पड़ेंगे, लगाओ 3 स्टेप। तो बुक वैल्यू कितनी है इसकी, 23,000। जैसे हमने यहाँ देखा बुक वैल्यू कितनी थी, 23,000, 48,000 इसकी लायबिलिटी थी। तो हमने क्या करा, P&L डेबिट टू हेज इंस्ट्रूमेंट 71,000 से। अब यहाँ पर भी करना है, लेकिन P&L नहीं लिखना, P&L की जगह क्या लिखोगे, OCI। एंट्री तो सेम है, OCI डेबिट टू हेज इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद ट्रांसफर की एंट्री होगी क्या, बिल्कुल भी नहीं, ट्रांसफर की एंट्री नहीं करनी। यहाँ पर थर्ड में क्या देखोगे, फॉरेन डेटर की बुक वैल्यू कितनी है, 650, इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 7 लाख। अभी देखा ही था हमने, यहाँ पर बुक वैल्यू में डिफरेंस आ सकता है क्या, हाँ बुक वैल्यू में आ सकता है, बुक वैल्यू सेम थोड़ी ना रहेगी। बुक वैल्यू कहाँ से आ रही है, 7,21,000, 7,21,000 आपकी बैलेंस शीट से आ रही है। यहाँ पर कितनी, ये भी बैलेंस शीट से ही आ रही है, 6,50,000, 6,50,000 इसकी बुक वैल्यू। और फेयर वैल्यू आज के दिन का इसका रेट देखो कितने, 70 रुपये, 70 रुपये है। तो आपको इसको फेयर वैल्यू पता लग गई। तो क्या होता है, इंडिया 21 कहता है कि फेयर वैल्यू पे दिखाओ, फेयर वैल्यू दिखाओगे मतलब स्पॉट रेट के हिसाब से आपने इसको देखा है तो 7 लाख होना चाहिए, बट आपने तो 685 दिखा रखे, तो आपको इसको रिवैल्यू करना पड़ेगा 50,000 से। बट एंट्री तो वही सेम रहेगी जो यहाँ पर करिए। यहाँ पर आप क्या करोगे, फॉरेन डेटर अकाउंट डेबिट टू OCI। अब यहाँ पर आप P&L लिखते हो, मेरे कहने का मतलब है कि P&L लिखते हो, यहाँ पर OCI यहाँ लिखते हो, एंट्री सेम रहेगी, इसकी गारंटी थोड़ी ना, क्योंकि यहाँ तो बुक वैल्यू अलग लेते हो, यहाँ तो अलग लेते हो ना, तो एंट्री तो सेम अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आप OCI में डालोगे, आपका डेबिट हो या क्रेडिट हो। कॉन्सेप्ट तो यहीं खत्म होता है। अब एक चीज़ आती है लास्ट में चल के, क्या हुआ है, लास्ट में चल के इसको पैसे भी मिल जाएंगे और साथ साथ इसको देने भी पड़ जाएंगे, क्योंकि इसको सेल भी करना है। अब देखो एंट्री कैसे होती है इसकी। तो अगर मैं फेयर वैल्यू हेज कर रहा होता तो क्या एंट्री करता, लास्ट में मुझे 70 रुपये के हिसाब से $10,000 मिलने हैं, सामने वाली पार्टी $2,000 देगी, तो 70 के हिसाब से कन्वर्ट कराऊंगा तो 7 लाख रुपए हो जाएंगे। और हेज इंस्ट्रूमेंट की आपकी लायबिलिटी थी तो पे करने पड़ जाएंगे। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी सेम एंट्री होनी है, और यहाँ पर भी आपकी हेज इंस्ट्रूमेंट की लायबिलिटी तो पे कर दोगे। हमने कहा था नेट इफेक्ट तो सेम ही रहेगा, आपके सिर्फ प्रेजेंटेशन में फर्क आता है। अब आगे आते हैं इसका कि स्टेटमेंट ऑफ P&L कैसे बनेगा। स्टेटमेंट ऑफ P&L में आप अदर एक्सपेंस में आओगे। अदर एक्सपेंस में अभी भी देखा हमने कि आपको एक्सचेंज डिफरेंस भी दिखा सकते हो और FP अमोटाइज भी दिखा सकते हो, फॉरवर्ड पॉइंट अमोटाइज। 9,000 रुपये दिखाने इस साल का आपका एक खर्चा, एक ही चीज़ तो P&L में डाली है आपने, और क्या डाला है। अगला आता है OCI आइटम दैट कैन बी रिसाइकल्ड। तो OCI में आता है कि आइटम दैट कैन बी रिसाइकल्ड। तो आप अगर इसका देखो तो एक तो आपने यहाँ पर 12,000 दिखा रखे हैं, आपका बैलेंस ही था ओपनिंग में 12,000 रुपये का। पीछे से भी देख सकते हो कि आपका OCI का बैलेंस कितना था, 12,000 रुपये का बैलेंस था। और आपने इस साल OCI में कितना दिखाया, एक डेबिट करा है, 7,000 डेबिट करा तो आपका माइनस हो जाएगा। फिर एक क्रेडिट करा हुआ आपने, एक तो 50,000 रुपये क्रेडिट कर रखा है आपने, तो 50,000 रुपये यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और एक 9,000 भी आपने यहाँ पर क्रेडिट कर रखा था, वो भी प्लस हो जाएगा। तो 12,000 आपका ओपनिंग बैलेंस था, 9,000 आपने फिर यहाँ पर दिखाया, फिर उसके बाद एक 71,000 दिखाया तो माइनस, और 50,000 आपने लास्ट में दिखाया तो वो आपका हो जाएगा प्लस। तो नेट इफेक्ट देखे तो नील। तो अब रिसाइकल क्या करोगे, रिसाइकल में कुछ अमाउंट तो है नहीं, अगर कुछ होता तो हम इसको ऊपर ले जाते। तो ये थी आपकी पूरी कैश फ्लो हेज की अकाउंटिंग। तो कुछ इसमें ऐसा कुछ खास तो लगा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन में डिफरेंस है। स्टार्टिंग में बस आपने कैश फ्लो हेज की करते हो तो ये वाला एंट्री तो सेम है, यहाँ पर भी नो एंट्री। उसके बाद आपको फॉरवर्ड पॉइंट प्रीमियम निकालना पड़ता है। बस फॉरवर्ड पॉइंट प्रीमियम निकालते हो तो आप यहाँ पर स्पॉट रेट और जो आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जितने से करा आपने, परफेक्ट हेज है क्या, ये बिल्कुल परफेक्ट हेज है यार। यहाँ पर भी $10,000 है, यहाँ पर भी $10,000 है, तो बिल्कुल परफेक्टली आपने इसको हेज कर रखा है। कितने, 18,000 रुपये का आपका मनी मन लॉस था, और आखिरी में भी जाके देखे तो आपका 18,000 का ही लॉस हुआ। आपने P&L में दिखाया ही क्या, 9,000 ये दिखा रखे P&L में आपने, और 9,000 ये दिखा रखा P&L में। अब यार इसमें एक बात आती है कि यार मेरा नुकसान तो उतना ही हुआ ना, 9,000 आपने यहाँ दिखाए, 9,000 आपने यहाँ पर दिखाए, तो लॉस तो आपका उतना ही हुआ जितना आपने मन में सोचा था, 18,000 रुपये का। बट इसमें मुद्दे की बात यह है कि हम यहाँ पर P&L में क्यों डाल रहे हैं इसको। यहाँ पर 9,000 यहाँ डाले P&L में, हमने यहाँ पर एंट्री दिखाई P&L। हमने तो यहाँ पर बात करी थी ना कि सारी चीज़ें OCI में ही जानी चाहिए, तो यहाँ पर हम इसको P&L में क्यों डाल रहे हैं। अगर P&L में ही डालना था तो फेयर वैल्यू हेज करना था। जैसे हम फेयर वैल्यू हेज करते हैं तो वहाँ पर सारी चीज़ों को P&L में डालते हैं, तो यहाँ पर हम P&L में क्यों डाल रहे हैं। अरे इसमें सिंपल सी चीज़ है, कुछ है नहीं इसमें। आपने जब सोच लिया था कि मेरा नुकसान इतना होना है, आपको पता चल गया था कि आपका नुकसान ही इतना होना है, तो P&L भी तो इतने का ही हिट खाना चाहिए, सिर्फ 18,000 रुपये का। जब आपको पता लग गया, यहाँ पर बोला भी हुआ अमोर्टाइजेशन P&L के थ्रू करना है वैसे, बट आपको जब पता लग गया कि आपका 18,000 का ही लॉस होना है, तो आपको 18,000 का ही बुक करना चाहिए ना। आपको क्या था कि आपका 18,000 का नुकसान हो सकता है, तो आपने 18,000 रुपये इसका P&L में दिखा दिया, 9,000 यहाँ दिखाया था और 9,000 अगले साल में दिखाया।
लास्ट में बात आती है यार ओसीआई में बैलेंस बचा क्यों नहीं, ओसीआई में बैलेंस क्यों नहीं बचता तो हम रिसाइकल कर देते, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट हैज हुआ पड़ा है। पर हमने पढ़ा था ना कि एक का हैज आइटम और एक हैज इंस्ट्रूमेंट थे, हैज इंस्ट्रूमेंट और हैज आइटम हम एक दूसरे का जो गेन और लॉस था तो ऑफसेट हो जाता था आपस में, क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशन हो रही है तो गेन और लॉस तो होगा ही। बट हम जो गेन और लॉस है उसको हम कहाँ डाल रहे हैं, ओसीआई में डाल रहे हैं दोनों को ही, चाहे वो हैज आइटम का गेन या लॉस है आपका, जैसे आपने यहाँ पर दिखा रखा है कि आपका हैज इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से अगर कोई फ़ायदा या नुकसान हुआ है, या फिर आपका हैज आइटम के हिसाब से कोई फ़ायदा या नुकसान हुआ है, तो उसके हिसाब से आपका कोई फ़ायदा नुकसान या इसके हिसाब से कोई फ़ायदा नुकसान, दोनों को आप कहाँ पर डाल रहे हो, दोनों को ही ओसीआई में डाल रहे हो। एट द एंड ओसीआई तो जीरो होना ही है। यहाँ पर आपका इम्परफेक्ट हैज होता तो बात अलग थी, यहाँ तो आपका परफेक्ट हैज है ना, $10,000 वहाँ है, $10,000 आपने फॉरवर्ड कर रखा है। तो सिंपल सी चीज़ थी है, बस इसमें स्टार्टिंग में ये जरूर देख लेना कि भाई स्पॉट रेट कितना था। स्पॉट रेट तो आज ही के दिन 767 था, और आज ही के दिन फॉरवर्ड रेट आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करा सेल करने का 65 पे, मतलब पहले ही दिन आपने मान लिया कि आपका 1.8 का नुकसान आप झेलने के लिए तैयार हो गए पहले ही दिन। सर ने इसमें एक एग्जांपल लिया था कि सर ने एक फ़ोन लिया, 10,000 रुपये का फ़ोन खरीदा आज के दिन, सर को इतना बढ़िया नहीं लगा तो सर ने शशि से पूछा कि भाई तुम्हें फ़ोन खरीदना है क्या, बहुत बढ़िया फ़ोन है, एक दिलवा दूँ तुम्हें क्या, तो सर शशि ने बोला ठीक है मुझे भी दिलवा दो। लेकिन शशि कहता कि यार मैं तो 9500 ही दूंगा, 9500 रुपये पे कर सकता हूँ इस फ़ोन के। तो 10,000 का फ़ोन था, सर ने कहा ठीक है चल 9500 दे देना। तो इसमें सर ने मन ही मन में कितना लॉस मान लिया, पहले दिन ही 500 रुपये का नुकसान हो गया सर को, पहले दिन ही सर ने इसमें 500 रुपये का अपना मन ही मन में लॉस मान लिया था कि भाई 10,000 का आज ही खरीद के लाया हूँ, लेकिन मैं बिकेगा क्या 9500 का बेच सकता हूँ मैं इसको। और मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं वहाँ पर उसका तो हम इफेक्ट डाल रहे हैं वैसे ओसीआई में, बट जब हम वाली एंट्री लिखते हैं P&L डेबिट टू ओसीआई, यहाँ तो हमने ऑलरेडी लॉस बुक कर दिया, मार्केट फ्लक्चुएशन नहीं देख रहे हैं हम यहाँ पर, मार्केट में फ्लक्चुएशन कितनी हो रही है क्या हो रही है, यहाँ तो हमने पहले दिन ही मन में लॉस जो माना था, जिसका फॉरवर्ड पॉइंट प्रीमियम कहते हो, एक्स्ट्रा जो आपने 18,000 कॉस्ट है आपकी, उसको तो आपको P&L में डालना ही पड़ेगा। तो 18,000 का ही आपका लॉस हो सकता है, इससे ज़्यादा का लॉस हो ही नहीं सकता। तो वाली एंट्री करते समय आप मार्केट फ्लक्चुएशन को कहते हो, मार्केट फ्लक्चुएशन की ऐसी की तैसी आप यहाँ पर वाली एंट्री करोगे क्योंकि आपने ऑलरेडी लॉस अपना मान लिया कि मेरा इतना लॉस तो होगा ही, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका इतना ही लॉस हो सकता है, इससे ज़्यादा लॉस हो ही नहीं सकता, बिकॉज इट इज़ परफेक्टली हैज्ड। तो लास्ट में इसलिए यहाँ पर ओसीआई में कोई बैलेंस नहीं बचा था, क्योंकि ये परफेक्ट हैज है तो ओसीआई में बैलेंस बचना भी नहीं चाहिए था। तो यही था आज की क्लास में, हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है HPFT का, वो नेक्स्ट क्लास में हम कवर कर लेंगे। बाकी कैश फ्लो है जो आपका हो गया। अच्छा इसमें क्रेडिटर वाला भी आ सकता है क्या, हाँ इसमें क्रेडिटर वाला भी आ सकता है, वो आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं अपनी बुक में से। बाकी हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, एंड आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।